प्रायद्वीपीय भारत के पठार पर दूसरा वीडियो है ये। पहला वीडियो आपने देखा होगा, हमेशा आप मानते हैं। अगर नहीं देखा है तो प्रायद्वीपीय भारत के पठार का जो पहला भाग है, पहला वीडियो, उसे देख लीजिएगा, तभी ये दूसरा वीडियो आपको समझ में आएगा। क्योंकि इसमें हम तमाम ऐसी बातें करेंगे जिसके बारे में चर्चा हम पहले वीडियो में कर चुके हैं। तो हिट में तो यही रहेगा कि आप पहला वीडियो पहले देख लीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। पहले वीडियो में मैंने प्रायद्वीपीय भारत के पठार को देखने का नजरिया बताया था कि किस नजरिए से, किस दृष्टि से प्रायद्वीपीय भारत के पठार को देखना चाहिए। हमने ये भी बताया था कि हिमालय से बहुत पुराना है ये, और ये अलग किस्म का भूखंड है जो कि अफ्रीका से अलग हुआ है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। प्रायद्वीपीय भारत को किस तरह से देखना चाहिए, इसके अलावा हमने बताया था अरावली पहाड़ी का विस्तृत वर्णन किया था उसमें, साथ ही मालवा पठार का भी विस्तृत वर्णन पहले भाग में किया गया है। तो आइए दूसरे भाग को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप नोट करिए कि प्रायद्वीपीय भारत के पठार के अंतर्गत निम्नलिखित संरचनाएं शामिल हैं। 1 2 3 4 करके लिखते जाइए। प्रायद्वीपीय भारत के पठार के अंतर्गत निम्नलिखित संरचनाएं शामिल हैं। अरावली पर्वत, दूसरा मालवा पठार, तीसरा विंध्य पर्वत, इस तरीके से लिखते जाइए। तीसरा विंध्य पर्वत, चौथा सतपुड़ा पहाड़ी, पांचवा छोटा नागपुर पठार, छठा पश्चिमी घाट पर्वत, सातवां पूर्वी घाट पर्वत, आठवां नीलगिरी पहाड़ी, 10वां दक्कन का पठार, 11वां अन्नामलाई पहाड़ी, 12वां कार्डामम पहाड़ी। इस तरह से प्रायद्वीपीय भारत के पठार के अंतर्गत हमने 11 या 12 संरचनाएं आपको बताई। तो इसमें से सतपुड़ा पहाड़ी और मालवा पठार के विषय में पहले वीडियो में चर्चा हो चुकी है। अब आइए तीसरा हेडिंग आप लोग डालिए, अरावली पहाड़ी और मालवा पठार के बाद तीसरा हेडिंग आप लोग डालिए छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, इसमें पहला पॉइंट आप लिखेंगे कि छोटा नागपुर का पठार झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों में विस्तृत है। आप अपने एटलस में देखिए, यहाँ पे झारखंड राज्य है और थोड़ा सा पश्चिम बंगाल में भी गया है। तो ये झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों में विस्तृत है। छोटा नागपुर पठार से 2 प्रमुख नदियां निकलती हैं, दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी। नेक्स्ट पॉइंट, दामोदर नदी पठार के बीचों बीच अपनी भ्रंश घाटी में पूर्व की ओर बहती है। दामोदर नदी पठार के बीचों बीच अपने भ्रंश घाटी में पूर्व की ओर बहते हुए हुगली नदी में मिल जाती है। गंगा गंगोत्री से निकलती है, बांग्लादेश में जाती है। बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले ही गंगा से एक धारा दक्षिण में मुड़ जाती है, पश्चिम बंगाल में। एक धारा गंगा का साथ छोड़कर दक्षिण में पश्चिम बंगाल में मुड़ जाती है, कलकत्ता उसके तट पर है, उसे हम हुगली नदी कहते हैं। तो दामोदर अपनी भ्रंश घाटी में पूर्व की ओर बहते हुए हुगली नदी में मिल जाती है। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार को 2 स्पष्ट भागों में बांटती है। दामोदर के उत्तर में हजारीबाग पठार और दामोदर के दक्षिण में रांची पठार। ठीक है, रांची पठार भारत में संप्राय मैदान का उदाहरण है। संप्राय मैदान एक ऐसा मैदान, एक ऐसा पठार का एक ऐसा मैदान जिसमें कि चट्टानी टीले नहीं पाए जाते। टीले मतलब शिखर नहीं पाए जाते, एकदम प्लेन है। इसलिए रांची पठार भारत में संप्राय मैदान का उदाहरण है। कहाँ है? नर्मदा नदी के दक्षिण में। क्योंकि हमने अभी बताया कि नर्मदा नदी अपनी भ्रंश घाटी में पूर्व की ओर बहती है, तो आप जान लें, यहाँ पे नोट करके लिख लीजिए कि भारत में 3 नदियां अपनी भ्रंश घाटियों में बहती हैं। पहला नर्मदा नदी की भ्रंश घाटी, दूसरा तापी नदी की भ्रंश घाटी, और तीसरा दामोदर भ्रंश घाटी। ठीक है, नर्मदा भ्रंश घाटी, तापी भ्रंश घाटी और दामोदर भ्रंश घाटी। नर्मदा, तापी, सतपुड़ा पर्वत दिख रहे हैं, उसके उत्तर में नर्मदा, दक्षिण में तापी। और तीसरी नदी जो भ्रंश घाटी में बहती है, भ्रंश घाटी अर्थात जमीन का नीचे खिसका हुआ हिस्सा जो कि नीचे धसक गया है, अवतलित हो गया है। तो एक घाटी है यहाँ पे, वो नीचे धसक गया है, उसी घाटी में गहराई में बहता है। जैसे नर्मदा और तापी सतह पे नहीं बहते हैं, काफी नीचे बहते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे जमीन नीचे धसक गई है। तो दामोदर भी अपनी घाटी में नीचे बहता है। ठीक है, तो 3 नदी अपनी भ्रंश घाटियों में बहती हैं। स्वर्णरेखा नदी जो है वो सीधे बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जो रांची है, झारखंड की राजधानी, स्वर्णरेखा नदी के तट पर है। राजधानी रांची स्वर्णरेखा नदी के तट पर है।
और स्वर्ण रेखा नदी पश्चिम बंगाल की खाड़ी में सीधे अपना जल गिराती है। नदियों में सब चर्चा होगी, फिलहाल हम बता रहे हैं कि यहाँ से 2 नदियां निकलती हैं। ठीक है। छोटा नागपुर का पठार भारत में खनिजों की दृष्टि से सबसे समृद्ध पठार है। कोयला भी पाया जाता है, लोहा भी पाया जाती है, यहाँ तक कि यूरेनियम भी छोटा नागपुर पठार के जादूगोड़ा में पाया जाता है। आपने सुना होगा, खनिज में चर्चा होगी। तो यहाँ पे इतना जानिए कि छोटा नागपुर पठार भारत में खनिजों की दृष्टि से सर्वाधिक समृद्ध पठार है। इसलिए छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर प्रदेश कहते हैं। भारत का रूर प्रदेश कहते हैं। रूर प्रदेश जर्मनी में है। जर्मनी में 2 नदियां बहती हैं। आप यूरोप महाद्वीप वाला वीडियो जाके देखिए, उसमें मैंने बताया है कि जर्मनी में 2 नदियां, एक रूर दूसरी राइन। रूर और राइन के बीच का जो क्षेत्र है उसे रूर प्रदेश कहते हैं। रूर प्रदेश में बहुत से खनिज पाए जाते हैं, इसीलिए हम छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर प्रदेश कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, छोटा नागपुर पठार ही चल रहा है अभी, हेडिंग बदलिएगा मत। छोटा नागपुर पठार के उत्तर पूर्व में राजमहल की पहाड़ियां हैं। राजमहल की पहाड़ी है। राजमहल की पहाड़ी छोटा नागपुर पठार के उत्तर पूर्व में पड़ता है। यहाँ देखिए, इसकी अवस्थिति मुख्य रूप से झारखंड राज्य में है। छोटा नागपुर राजमहल पहाड़ी की अवस्थिति मुख्य रूप से झारखंड राज्य में है। अब अगला हेडिंग डालिए, शिलांग पठार। अगला हेडिंग है शिलांग पठार या मेघालय पठार। पहला पॉइंट, शिलांग पठार कोई स्वतंत्र पठार न होकर प्रायद्वीपीय भारत के पठार का ही एक हिस्सा है। नेक्स्ट पॉइंट, यद्यपि शिलांग पठार की अवस्थिति हिमालय के नजदीक है। यहाँ पे हिमालय है, यहाँ पे हिमालय है। यद्यपि शिलांग पठार की अवस्थिति हिमालय के नजदीक है, लेकिन वास्तव में ये राजमहल पहाड़ी का ही पूर्वी विस्तार है। राजमहल पहाड़ी देखते हैं छोटा नागपुर पठार के पूर्व में, तो ये राजमहल पहाड़ी का ही पूर्वी विस्तार है। बीच के भाग में गैप आ गया है। सब कुछ लिखना है, जो बोल रहा हूं लिखते रहिए। बीच के भाग में गैप आ गया है क्योंकि बीच का भाग धंसक गया है, अवतलित हो गया है। ओके, इस अवतलित भाग को ब्रह्मपुत्र और गंगा नदियों ने अपने जलोढ़ निक्षेपों से भर दिया है। जलोढ़ निक्षेप क्या होते हैं? नदियां पहाड़ों को काट कर मैदानी क्षेत्रों में जो बालू और मिट्टी ले आके भर देते हैं, उसे जलोढ़ निक्षेप कहते हैं। जलोढ़ निक्षेप। तो इस अवतलित भाग को गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों ने जलोढ़ निक्षेप से भर दिया है। तो यहाँ पे गैप आ गया है। इस गैप को हम राजमहल गारो गैप या फिर मालदा गैप कहते हैं। राजमहल गारो गैप या फिर मालदा गैप कहते हैं। ठीक है। शिलांग पठार के अंतर्गत 5 पहाड़ियां शामिल हैं: गारो, खासी, जयंतिया। गारो, खासी, जयंतिया। गारो, खासी, जयंतिया, ये 3 पहाड़ियां मेघालय में हैं। 2 और पहाड़ियां शिलांग पठार के अंतर्गत, नाम है मिकिर, रेंगमा। मिकिर और रेंगमा कहां पे हैं? असम में। शिलांग पठार के अंतर्गत 5 पहाड़ियां हैं: गारो, खासी, जयंतिया असम में, मिकिर, रेंगमा गारो, खासी, जयंतिया मेघालय में, मिकिर और रेंगमा असम में। 5 पहाड़ियां इसके अंतर्गत। शिलांग पठार की सबसे ऊंची चोटी नोकरेक है। शिलांग पठार की सबसे ऊंची चोटी नोकरेक है। गारो पहाड़ियों के अंतर्गत पड़ता है नोकरेक। अब अगला हेडिंग आप डालिए, विंध्य पर्वत श्रेणी। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आप, विंध्य पर्वत श्रेणी। पहला पॉइंट, विंध्य पर्वत श्रेणी मालवा पठार के दक्षिण में है। भाई अरावली के दक्षिण में मालवा, मालवा के दक्षिण में विंध्य पर्वत श्रेणी। पहला पॉइंट मालवा के दक्षिण में। दूसरा पॉइंट, विंध्य पर्वत श्रेणी का विस्तार पूरी तरह से मध्य प्रदेश में है। पश्चिमी छोर और पूर्वी छोर मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट पॉइंट, विंध्य पर्वत को पूर्व में भांडेर पहाड़ी और कैमूर पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। भांडेर और कैमूर। विंध्य पर्वत को पूर्व में भांडेर पहाड़ी और कैमूर पहाड़ी के रूप में जाना जाता है। ये दोनों पहाड़ियां विंध्य पर्वत के ही 2 अलग अलग नाम हैं। पूर्व में जाने पे भांडेर पहाड़ी कहते हैं और पूर्व में जाएंगे कैमूर। यानी विंध्य पर्वत की सबसे पूर्वी पहाड़ी कौन सी है? कैमूर पहाड़ी है। कौन से राज्य में? मध्य प्रदेश में। अब अगला पॉइंट,
विंध्य पर्वत के अंतर्गत ही जो हेडिंग डाला है उसी में देखिए अगला पॉइंट है, विंध्य पर्वत के दक्षिण में, ये विंध्य पर्वत, विंध्य पर्वत के दक्षिण में नर्मदा भ्रंश घाटी है। नेक्स्ट पॉइंट, नर्मदा भ्रंश घाटी के दक्षिण में सतपुड़ा पहाड़ी है। सतपुड़ा पहाड़ी के दक्षिण में तापी भ्रंश घाटी है। इस क्रम को याद रखना होगा आपको, हमेशा सवाल पूछे जाते हैं। विंध्य के दक्षिण में नर्मदा अपनी भ्रंश घाटी में बहती है। भ्रंश घाटी मतलब अवतलित भाग। भ्रंश, नर्मदा भ्रंश के दक्षिण में सतपुड़ा पहाड़ी, 3 पहाड़ियों के रूप में, सतपुड़ा पर्वत 3 पहाड़ियों के रूप में, जैसे विंध्य 3 पहाड़ियों के रूप में, वैसे ही सतपुड़ा भी 3 पहाड़ियों के रूप में है। तो विंध्य के दक्षिण में नर्मदा भ्रंश, उसके दक्षिण में सतपुड़ा पहाड़ी, उसके दक्षिण में तापी भ्रंश। ठीक है, इन चारों क्रम को आपको याद रखना होगा। इस क्रम को याद करने के लिए और विवरण अभी आगे अपेक्षित है, दे रहा हूं। अगला हेडिंग डालिए सतपुड़ा पहाड़ी। अगला हेडिंग आपका होगा सतपुड़ा पहाड़ी, नहीं पहाड़ी नहीं, सतपुड़ा पर्वत या सतपुड़ा श्रेणी। इसमें क्या जानने लायक है? नेक्स्ट पॉइंट, सतपुड़ा पर्वत भारत में एकमात्र ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। पहला पॉइंट, भारत में एकमात्र ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। सतपुड़ा पर्वत के उत्तर में नर्मदा भ्रंश घाटी है। सतपुड़ा के दक्षिण में तापी नदी की भ्रंश घाटी है। नेक्स्ट पॉइंट, 2 भ्रंश घाटियों में स्थित पर्वत को, 2 भ्रंश घाटियों के बीच में स्थित पर्वत को ब्लॉक पर्वत कहते हैं। इसीलिए मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि सतपुड़ा भारत की एकमात्र ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। आइए ब्लॉक पर्वत को अच्छे से समझ लेते हैं। पहले भी मैंने यूरोप वाले वीडियो में आपको अच्छे से समझाया है, ठीक है। यहाँ पे एक बार फिर से समझ लेते हैं। ये हो गया सतह, सतह, बीच का भूभाग यहाँ पे और यहाँ पे नीचे की ओर धसक गया है। एरो देख रहे हैं, नीचे की ओर धसक गया है। तो जहां भूभाग नीचे की ओर धसक जाता है उसे हम क्या कहते हैं? भ्रंश घाटी। यानी ये और ये दोनों क्या है? भ्रंश घाटी। स्वाभाविक रूप से बीच वाला हिस्सा देखिए वास्तविक पहाड़ नहीं है। ये पहाड़ की स्थिति इसे क्यों प्राप्त हुई? क्योंकि दोनों तरफ इसकी भ्रंश घाटियां हैं। देखिए इधर नर्मदा भ्रंश घाटी और इधर तापी भ्रंश घाटी। तो स्वाभाविक रूप से ये वास्तविक पर्वत नहीं है। इसका निर्माण पर्वत का इसलिए हो गया क्योंकि दोनों तरफ भ्रंश घाटियां, इसलिए इधर से देखने पर ये पर्वत नजर आता है और इधर से देखने पर ये पर्वत नजर आता है। ऐसे पर्वत को जो कि भ्रंश घाटियों, रिफ्ट वैलियों के चलते बीच में पर्वत नजर आते हैं, उन्हें हम कहते हैं ब्लॉक माउंटेन या ब्लॉक पर्वत। हो गया? अब आप समझ गए कि ब्लॉक पर्वत क्या होता है। इसको और समझने के लिए आप यूरोप वाला वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने यूरोप महाद्वीप का अध्ययन किया है। ठीक है, तो अब आप समझ गए कि सतपुड़ा ब्लॉक पर्वत कैसे है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए सतपुड़ा पर्वत के अंतर्गत। सतपुड़ा पर्वत पश्चिम से पूर्व की ओर 3 पहाड़ियों के रूप में विस्तृत है। सबसे पश्चिमी पहाड़ी राजपीपला, बीच वाली पहाड़ी महादेव, सबसे पूर्वी पहाड़ी महादेव मैकाले। लिखना है सतपुड़ा पर्वत पश्चिम से पूर्व की ओर 3 पहाड़ियों के रूप में विस्तृत है। राजपीपला पहाड़ी, महादेव पहाड़ी, मैकाल पहाड़ी, ये 3 पहाड़ियां हैं। नेक्स्ट पॉइंट, राजपीपला सतपुड़ा की सबसे पश्चिमी पहाड़ी है। नेक्स्ट पॉइंट, महादेव सतपुड़ा की सबसे मध्य वाली पहाड़ी है। नेक्स्ट पॉइंट, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ चोटी महादेव पहाड़ी पर स्थित है। ये बनाया है मैंने धूपगढ़ चोटी काले कलर का, त्रिभुज में हमेशा चोटी दर्शाने के लिए बनाता हूं। तो सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी महादेव पहाड़ी पर है जो बीच वाली है। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, मैकाल पहाड़ी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमा बनाती है। आप देखेंगे एटलस खोल के तो जो मैकाल पहाड़ी है उसके पश्चिम में मध्य प्रदेश है और उसके पूर्व में यहाँ उत्तर दक्षिण लंबाई में छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ कैसे है? उत्तर और दक्षिण में लंबाई ली हुई छत्तीसगढ़ और पूर्व पश्चिम लंबाई में मध्य प्रदेश है। तो मैकाल पहाड़ी
मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर है। नेक्स्ट पॉइंट, मैकाल पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी, मैकाल पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है। मैकाल पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है। नेक्स्ट पॉइंट, अमरकंटक चोटी के पास से ही नर्मदा और सोन नदियां निकलती हैं। ये है नर्मदा नदी जो भ्रंश घाटी में चली जाती है, और ये सोन नदी जो यहाँ पे पटना के पास गंगा से मिल जाती है। तो इसको ऐसे लिखिए, अमरकंटक पहाड़ी से दो नदियां निकलती हैं, एक नर्मदा और दूसरी सोन। नर्मदा नदी पश्चिम में अपनी भ्रंश घाटी में बहते हुए खंभात की खाड़ी में गिरती है, और सोन नदी अमरकंटक से निकलती है और गंगा घाटी की तरफ प्रवाहित होती है, उत्तर की तरफ प्रवाहित हो जाती है। सोन नदी अमरकंटक से निकलकर उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, और पटना के पास गंगा नदी से सोन नदी मिल जाती है। यानी सोन नदी का पानी कहाँ गिरता है? बंगाल की खाड़ी में, लेकिन डायरेक्ट नहीं गिरता है, प्रत्यक्ष नहीं गिरता है, गंगा नदी के माध्यम से गिरती है अपना पानी बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, अब हो गया सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। एक प्रमुख तथ्य है, हमने भी थोड़ी देर पहले बताया कि महादेव की सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़। धूपगढ़ किस पर्वत पर है? किस पहाड़ी पर है? महादेव पर है। एक पॉइंट और जोड़िए कि पंचमढ़ी हिल स्टेशन, पंचमढ़ी आपने सुना होगा, मध्य प्रदेश में बहुत ही फेमस हिल स्टेशन है। ये बायोस्फीयर रिजर्व भी है, जयमंडल आरक्षित क्षेत्र है, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व भी है। तो पंचमढ़ी हिल स्टेशन या पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व धूपगढ़ चोटी के पास स्थित है। पंचमढ़ी हिल स्टेशन धूपगढ़ चोटी के पास ही स्थित है। जब कभी आप मध्य प्रदेश घूमने जाएंगे, हम जितने प्लेसेस बता रहे हैं ये काफी घूमने फिरने लायक जगह हैं। जब कभी आप आत्मनिर्भर हो जाइएगा तो इन्हें घूमिएगा, बहुत ही मजेदार होता है। पंचमढ़ी बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन है। सतपुड़ा की महादेव पहाड़ियों पर स्थित है धूपगढ़ चोटी, उसके पास पंचमढ़ी हिल स्टेशन है। काफी मनोरम जगह है, 3-4 दिन छुट्टी बिताने लायक होता है, और वहाँ पे काफी हरे भरे वातावरण में आप वहाँ पे घूमेंगे। बहुत ही मनोरम दृश्यों से घिरा हुआ है पंचमढ़ी जो हिल स्टेशन है। तो अभी हम ऐसे बहुत से स्थलों की बात करेंगे। अभी तो नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्र में बहुत से ऐसे स्थल हैं, पश्चिमी घाट पर ऐसे बहुत से स्थल हैं, आपसे सारी बात होगी, जुड़े रहिए। ठीक है, तो अभी जो है आपने सतपुड़ा पहाड़ी का अध्ययन किया। सतपुड़ा पहाड़ी में एक तथ्य और आप जोड़ सकते हैं कि सतपुड़ा का पहाड़ी का विस्तार 3 राज्यों में है। पश्चिम में ये थोड़ा सा गुजरात राज्य में चला जाता है, बीच में थोड़ा सा महाराष्ट्र राज्य में चला आता है, पूर्वी भाग ज्यादातर भाग मध्य प्रदेश में है। यानी मैकाल महादेव ज्यादातर मध्य प्रदेश में है। बीच में जो राजपीपला है, राजपीपला पहाड़ी पश्चिमी जो इसका भाग है, राजपीपला पहाड़ी का थोड़ा सा भाग महाराष्ट्र में चला जाता है और थोड़ा सा गुजरात में चला जाता है। ओके, तो ये हो गया सतपुड़ा पर्वत। अब इसके बाद हेडिंग डालिए दक्कन पठार। अब अगला हेडिंग आपका होगा दक्कन पठार। पहला पॉइंट, दक्कन पठार की अवस्थिति सतपुड़ा पहाड़ी, पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत के मध्य में है। यानी सतपुड़ा पहाड़ी के दक्षिण में, पश्चिमी घाट के पूर्व में और पूर्वी घाट के पश्चिम में, इन तीनों संरचनाओं के मध्य जो पठारी भाग है, सतपुड़ा, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट के मध्य स्थित जो पठारी भाग है उसे हम दक्कन का पठार कहते हैं। ठीक है, दक्कन पठार मुख्य रूप से दक्कन ट्रैप की चट्टानों से बना हुआ है। दक्कन पठार, नेक्स्ट पॉइंट लिखना है, दक्कन पठार मुख्य रूप से दक्कन ट्रैप की चट्टानों से बना हुआ है। आप पूछेंगे दक्कन ट्रैप की चट्टानें क्या है? ये मैं पढ़ा चुका हूं, जो भारत की भूगर्भिक चट्टानें और उसमें मिलने वाली खनिज वाला वीडियो है। दूसरा वीडियो भारतीय भूगोल का मैंने दूसरा वीडियो ही डाला हुआ है कि भारत की भूगर्भिक चट्टानें और उसमें मिलने वाले खनिज, वहां पे आप जाके देख के समझ सकते हैं। तो दक्कन पठार दक्कन ट्रैप से बना हुआ है। ये लावा चट्टानें होती हैं दक्कन ट्रैप। दक्कन पठार के अंतर्गत निम्नलिखित संरचनाओं को शामिल किया जा सकता है। दक्कन पठार यूं तो बहुत बड़ा है, लेकिन इसमें कुछ खास बहुत ज्यादा पढ़ने के लिए नहीं है। आमतौर पर पठार के किनारे ही, जैसे पश्चिमी घाट वाला किनारा, पूर्वी घाट वाला किनारा है ना, सतपुड़ा, अरावली,
वाला किनारा, पठार के किनारे ही अध्ययन करने के लिए और जीएस के लिहाज से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। बीच वाला भाग उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ पहाड़ियों के नाम पूछ देता है कभी कभी। तो लिखिए, दक्कन पठार के अंतर्गत निम्नलिखित संरचनाओं को शामिल किया जा सकता है। हरिश्चंद्र पहाड़ी, महाराष्ट्र। हरिश्चंद्र पहाड़ी, महाराष्ट्र। नेक्स्ट, बालाघाट पहाड़ी, महाराष्ट्र। नेक्स्ट, अजंता पहाड़ी, महाराष्ट्र। नेक्स्ट, गोविंदगढ़ पहाड़ी, महाराष्ट्र। दक्कन पठार के अंतर्गत हमने 4 पहाड़ियों के नाम लिया। देखिए, दक्कन पठार के अंतर्गत 4 पहाड़ियां विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं और ये सभी महाराष्ट्र में हैं। जैसे अजंता पहाड़ी, हरिश्चंद्र पहाड़ी, बालाघाट पहाड़ी और गोविंदगढ़ की पहाड़ियां। उम्मीद है कि आपने सुनकर इसे अच्छे से लिख लिया होगा, या फिर अगर लिखने की जरूरत है तो मैं इनका नाम लिख दे रहा हूं। आप इसे एड्रेस पर भी जाकर देख सकते हैं। अजंता पहाड़ी, हरिश्चंद्र पहाड़ी, बालाघाट पहाड़ी, गोविंदगढ़ पहाड़ी। ये चारों पहाड़ियां आपकी कभी कभी एग्जाम से उठा देता है। ये चारों पहाड़ियां महाराष्ट्र में पड़ती हैं। किस पठार के अंतर्गत हैं? स्वाभाविक सी बात है, ये पूरा दक्कन पठार है, दक्कन पठार के अंतर्गत है। ठीक है। दक्कन पठार के अंतर्गत ही दंडकारण्य का पठार है। दक्कन पठार के अंतर्गत ही दंडकारण्य का पठार, जो हरे कलर का धब्बा आप देख रहे हैं ना, ये मैंने दंडकारण्य का पठार बनाया है। दंडकारण्य का पठार। दंडकारण्य का पठार मुख्य रूप से 2 राज्यों में विस्तृत है, छत्तीसगढ़ में और उड़ीसा में। इसका फैलाव थोड़ा छत्तीसगढ़ में है ज्यादातर और थोड़ा सा उड़ीसा में चला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इसी में दंडकारण्य पठार के अंतर्गत ही बस्तर का पठार है। दंडकारण्य पठार के दक्षिण वाला जो हिस्सा है, दक्षिण वाला, इसको हम कहते हैं बस्तर का पठार। नेक्स्ट पॉइंट, भारत में टीन का एकमात्र भंडार बस्तर पठार पर पाया जाता है। भारत में टीन का एकमात्र भंडार बस्तर पठार के अंतर्गत पाया जाता है, यानी दंडकारण्य पठार के दक्षिण में बस्तर पठार पर टीन का भंडार पाया जाता है। भारत में एकमात्र जगह है ये। ओके। अब आप अगला हेडिंग डालिए, महानदी बेसिन। महानदी बेसिन। छत्तीसगढ़ में दंडकारण्य पठार के उत्तर वाला जो हिस्सा है, दंडकारण्य का पठार देख रहे हैं, इसके उत्तर वाला जो हिस्सा है, जहां से ये महानदी निकल रही है, ये महानदी है भाई। ये तो दामोदर है, उसके दक्षिण में स्वर्ण रेखा और उसके दक्षिण में महानदी। महानदी छत्तीसगढ़ से ही निकलती है। तो छत्तीसगढ़, ये मैकाल पहाड़ी मैंने बताया ना, पश्चिम में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, और मैकाल के पूर्व में छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ यहां से लेकर यहां तक विस्तृत है। तो दंडकारण्य पठार का जो उत्तर वाला भाग है, लगभग इतना भाग, ठीक है, इतना भाग ये है तो पूरा पठारी इलाका, प्रायद्वीपीय भारत का पठार। लेकिन जो बीच वाला भाग है वो घाटी नुमा है, यानी समतल मैदान है। पठार के बीचों बीच बिल्कुल थाला जैसा इलाका है। थाला समझते हैं ना, कैसे आप गंगा नदी के आसपास जाते हैं तो वहां की जमीन आसपास की अपेक्षा थाले में होती है, गहरी चली जाती है। तो ऐसे थाले वाले इलाके को हम क्या कहते हैं? बेसिन कहते हैं। अरे ठीक वैसे ही जैसे वाश बेसिन होता है, वाश बेसिन में अपना चेहरा धोते हैं जिसमें, तो वाश बेसिन कैसा होता है? गहरा होता है ना। ठीक उसी तरह आप बेसिन समझ गए ना, जिसमें हम चेहरा धोते हैं या हाथ धोते हैं। तो महानदी घाटी का जो इलाका है वो बेसिन की तरह थाले नुमा है, थाले की तरह, इसलिए उसे हम क्या कहते हैं? महानदी बेसिन। ये किस राज्य में पड़ता है? छत्तीसगढ़ राज्य में पड़ता है। तो देखिए, महानदी बेसिन के अंतर्गत पहला पॉइंट, यह वास्तव में छत्तीसगढ़ राज्य में महानदी की घाटी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, महानदी की घाटी है। नेक्स्ट पॉइंट, यह वास्तव में प्रायद्वीपीय पठार के मध्य में, अर्थात दंडकारण्य पठार के उत्तर में और छोटा नागपुर पठार के दक्षिण में बिल्कुल थाले जैसा इलाका है, गहरी घाटी है, इसलिए इसे हम महानदी बेसिन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, महानदी बेसिन का क्षेत्र धान के उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ पर धान का प्रति हेक्टेयर उत्पादन बहुत ज्यादा होता है।
महानदी का बेसिन है, पानी की कमी नहीं है। साथ ही वर्ष भर यहाँ पे चक्रवात भी आते रहते हैं। आपने सुना होगा जब पहले चक्रवात आता है तो उड़ीसा आंध्र प्रदेश तट से टकराता है, उड़ीसा या आंध्र प्रदेश तट से टकराता है। जब अक्टूबर या नवंबर में चक्रवात जो आता है ठीक दशहरे के आसपास, तो यही या तो उड़ीसा से टकराएगा या तो आंध्र प्रदेश से। तो चक्रवात के चलते इस क्षेत्र में वर्षा भी खूब हो जाती है, नदी भी है, चक्रवाती वर्षा भी खूब होती है, और जहाँ पानी खूब सुलभ है वो क्षेत्र धान की खेती के लिए अच्छा माना जाता है। मिट्टी भी कुछ ऐसी होगी। तो महानदी बेसिन धान की खेती के लिए जाना जाता है, इसलिए हम छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं, छत्तीसगढ़ को। ओके। उत्तर प्रदेश में धान का कटोरा चंदौली जिले को कहते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चंदौली जिले में बहुत ज्यादा धान होता है। ठीक है, तो आज जो है मैंने प्रायद्वीपीय भारत का पठार का दूसरा वाला वीडियो कवर कराया। मैंने इसमें भी बहुत सी चीजें बनाई नहीं है, क्योंकि जितना पढ़ाता जा रहा हूँ उतना ही मैं बना रहा हूँ। बेवजह भीड़ लगाने से अच्छा है कि साफ सुथरा दिखाई दे। अब कल तीसरे वीडियो में मैं पश्चिमी घाट, नीलगिरी पहाड़ी और पूर्वी घाट पहाड़ी पढ़ाऊंगा, जहां से सबसे ज्यादा सवाल हमेशा पूछे जाते हैं। एक तो पश्चिमी घाट में बहुत ज्यादा चोटियां हैं, ऊपर से इसकी जटिलता बढ़ जाती है क्योंकि पूर्वी घाट से मिलकर नीलगिरी पर्वत का निर्माण करता है। साथ ही पश्चिमी घाट पर्वत दक्षिण में अनामलाई और कार्डामम पहाड़ियों के रूप में पूरे कन्याकुमारी तक चला जाता है दक्षिण में। तो ये बहुत ही तीसरा वीडियो जो मैं कल दूंगा या अगले वीडियो में दूंगा, तीसरा पार्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। फिलहाल आज का वीडियो कैसा लगा आप अपनी प्रतिक्रिया हमेशा की तरह देते रहिएगा। मैं सबके कमेंट जरूर पढ़ता हूँ, यूट्यूब वीडियो के नीचे जो कमेंट होते हैं। आप लोग मेरे साथ साथ मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ वो नोट्स लगातार बनाते चले जाइए। कोई सवाल या कहीं अगर समझ में ना आए या मेरा लेक्चर कहीं समझ में ना आया हो तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। कहीं अगर ज्यादा फंसे हो, बताने लायक होगा तो मैं जवाब देने के लिए समय जरूर निकालूंगा। एक बात और, कमेंट में हमेशा लोग कहते रहते हैं कि क्या ये आईएएस के लिए ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि ये पीसीएस के लिए ठीक है। ये आईएएस पीसीएस के लिए सर्वोत्तम है, ठीक नहीं है। आईएएस परीक्षा के लिए तो खास रूप से मैं जिस तरह से बेसिक्स पढ़ाता हूं तो उसके लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं रह जाती है। इसे पढ़ने के बाद एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं रह जाती। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी में यही सब बातें बहुत ही विस्तारपूर्वक लिखी रहती हैं। दूसरी बात, पीसीएस परीक्षा के लिए रामबाण है। तीसरी बात, कुछ एसएससी वाले लड़के आ जाते हैं बीच में, कमेंट करते हैं कि सर क्या ये एसएससी एग्जाम्स के लिए सही है। तो एसएससी वालों से मैं कहना चाहूंगा, पहली बात, जो लोग आपको जीके ट्रिक बताकर भ्रमित कर रहे हैं उनसे दूर हो जाइए। जीके ट्रिक से कभी भी आपका भविष्य नहीं बनने वाला है। अगर कहीं से घिस पिट के नौकरी पा भी गए तो आपकी पर्सनालिटी बहुत ही डाउन रह जाएगी। जीके ट्रिक, आप अपने देश के भूगोल के विषय में नहीं जानते हैं, कितनी बुरी बात है। कौन सी नदी कहाँ बहती है नहीं जानते हैं, ट्रिक से याद कर रहे हैं आप। मैंने देखा है लोग ट्रिक से मुगल बादशाहों का क्रम याद करते हैं, पता नहीं कौन सा ट्रिक है। अरे ट्रिक से आप इतिहास तैयार कर लेंगे, भूगोल तैयार कर लेंगे, ये बहुत ही दकियानुसी बात है। ट्रिक से पढ़ाई नहीं हो सकती और करियर तो कतई नहीं बनाया जा सकता। तो आप ट्रिक पढ़ना छोड़िए। ये संदेश मेरा एसएससी वालों के लिए है। जो मैं पढ़ा रहा हूँ उससे अच्छा कहीं नहीं समझ में आएगा। ये एक बार पढ़ लेंगे ट्रिक से, एक तो पहले ट्रिक याद करो, फिर ट्रिक को याद करने के, क्योंकि दसों हजार ट्रिक याद कर लेंगे आप, फिर ट्रिक को याद करने के लिए दूसरा ट्रिक याद करो। कितना ट्रिक याद करेंगे आप लोग? आपकी पूरी जिंदगी ट्रिक बन जाएगी। तो इस तरह से आप ट्रिक को छोड़िए और ज्ञान पर आइए, वास्तविक ज्ञान पर आइए। जैसे जैसे मैं पढ़ाता जाता हूँ उसी कॉपी में लिखते जाइए। मेरे साथ 3-4 महीने लगातार बने रहिए। आपको खुद ही महसूस होगा कि ट्रिक वालों ने आपको कितना बड़ा बेवकूफ बनाया। आप जल्दी उनसे छुटकारा पा लेंगे। वो एक नशे की तरह होता है। जैसे सिगरेट से, लत से छुटकारा पाना मुश्किल होता है, आसान नहीं होता है, उसी तरह जीके ट्रिक वालों से छुटकारा पाना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन मैं भी निकोटीन की गोली हूँ, आप साथ जुड़े रहिए, उससे छुटकारा मिल जाएगा। तो ठीक है, आज का वीडियो समाप्त हुआ। कल जो है कि प्रायद्वीपीय पठन का तीसरा भाग होगा। जस्ट उसके बाद नदियों का चैप्टर शुरू होने वाला है। मैं सब कुछ क्रम से ले चलूंगा, घबराइए मत। क्रम से प्रत्येक चैप्टर की बारी आएगी। ऐसा नहीं होगा कि पहले नदी पढ़ा दूं बाद में पर्वत पढ़ाऊं। ये क्रम गलत होता है। पहले पर्वत पठार, बाद में नदी, फिर मिट्टी, फिर जलवायु। इस तरह से चलता रहेगा। जुड़े रहिए। नमस्कार।